नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सवाल होता है कार्बनिक रसायन का सवाल, तो कार्बनिक यौगिक का सूत्र आप कैसे निकालेंगे, ये यूपी बोर्ड 2023 का सवाल है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है, 86 है। तो देखिए साथियों, जब भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी गई हो और शेष ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो आपको क्या निकालना है? संभाव्य यौगिक की संरचना लिखिए। मतलब ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका सूत्र आपको निकालना है। तो जब भी कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज वाला जब कोई सवाल होता है तो उसको लगाते कैसे हैं, तो देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। दिया गया है कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, शेष ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज, दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। दोनों को जोड़ा और 100 से घटा दिया, तो ये आ जाएगा आपका 18.6%। इसके बाद जब सूत्र निकालना हो कार्बनिक यौगिक का और ये परसेंटेज दी गई हो, तो अपन को सारणी बनानी पड़ती है। सारणी से सॉल्व किया जाता है। देखिए साहब, सारणी में सबसे पहले लिखा जाएगा तत्व, फिर लिखी जाएगी प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा, फिर लिखा जाएगा परमाणु भार, परमाणु भार, फिर लिखा जाएगा प्रतिशत बटे परमाणु भार। इसको बोल देते हैं परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या कैसे निकालेंगे, तो सीधे लिख दिया अपन ने प्रतिशत बटे परमाणु भार। इसके बाद आपेक्षिक अनुपात और लास्ट में सरल अनुपात। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आपको इतनी सारणी बनानी पड़ेगी। कैसे पहचानेंगे? कार्बन की परसेंटेज पता हो, हाइड्रोजन की परसेंटेज पता हो और शेष उसमें लिख दिया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज पता कर ली। जब अपन को इसका सूत्र निकालना पड़ेगा तो सारणी बना के लगाते हैं। अब इसमें तत्व में CHO, प्रतिशत मात्रा कार्बन की 69.77, हाइड्रोजन की 11.63, ऑक्सीजन की 18.6। एटॉमिक वेट, परमाणु भार, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। प्रतिशत बटे परमाणु भार, प्रतिशत है इतना 69.77 बटे परमाणु भार 12। ऐसे इसमें करेंगे तो 11.63 बटे 1, इसमें करेंगे 18.6 बटे 16। जब साथियों इसका भाग देंगे तो 12 पंचे 7, 9 बचा, 0.7, 97 हो गया, 12 अट्ठे 96, 1 बचा तो 17 हो गया, 12 एकम 12, लगभग इतना आएगा। इसमें 11.63, इसका भाग देंगे तो 16 एकम 16, 2 बचा, दशमलव लगाया, ये अब 26 हो गया, 16 एकम 16, 10 हो गया, 16 छक 96। बाकी और भी आएगा लेकिन इतने में अपन ने लिख दिया। अब क्या होगा, आपेक्षिक अनुपात निकालने के लिए, आपेक्षिक अनुपात निकालने के लिए इनमें जो सबसे छोटा आया है, हल करने पर सबसे छोटी संख्या आई है, तो सबसे छोटी कौन है? 1.16। तो जो सबसे छोटी संख्या है उसका सब में भाग दे दिया जाएगा, सब में भाग दे देंगे। तो 5.81
बटे 1.16, 11.63 बटे 1.16, यहां पे 1.16 बटे 1.16 भाग दे दिया साथियों। आपेक्षिक अनुपात निकालने के लिए इनमें जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका सब में भाग दे दिया जाएगा। इसमें भी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया, इसका तो 1 आ गया। जब इसका भाग देंगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल। इसको हल करने पर जब आप भाग देंगे तो आएगा 5.008। इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 10.02। लगभग में नहीं आएगा, बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, लगभग में नहीं आएगा। अब सरल अनुपात क्या होता है? सरल अनुपात का मतलब यहाँ जो आपका दशमलव में आ रहा है, अब यहाँ दशमलव में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ करिए कि दशमलव खत्म हो जाए। तो आप देखिए 5.008 का मतलब 5 हो गया, 10.02 का मतलब 10 हो गया, और 1 तो ये 1 है, ये आपका सरल अनुपात हो गया। फिर से गौर करिएगा साथियों, सरल अनुपात का मतलब इसमें जो संख्या थी 5.008 का मतलब 5, सरल अनुपात में दशमलव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? 10 ही लिखा है, और 1 तो 1 लिखा ही। अगर यहां पर या कहीं पर भी मान लीजिए इसके स्थान पर 10.5 आता, अब इसका दशमलव 10.5 को 10 तो लिख नहीं सकते, तो दशमलव कैसे हटाते? आप इसमें 2 का गुणा करा देते तो दशमलव गायब हो जाता। तो अगर इसमें 2 का गुणा कराने से दशमलव गायब हो रहा है तो 2 का गुणा इसमें भी कराना पड़ता, 2 का गुणा इसमें भी कराना पड़ता। मतलब जो भी आप करेंगे उसका गुणा सब में कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी? मान लीजिए यहाँ पे 10.25 लिखा होता, अब इसका दशमलव गायब करना है, तो इसका दशमलव गायब करने के लिए आप इसमें 4 का गुणा कराएंगे, 4 का गुणा कराएंगे तो इसका दशमलव गायब हो जाएगा। तो 4 का गुणा इसमें भी कराना पड़ेगा, 4 का गुणा इसमें भी कराना पड़ेगा। मतलब एक ही संख्या से सभी में गुणा कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल क्या लिखा था? 10.02, ये हो गया। अब इतना जब पता चल गया तो मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या आ गया? C कितना आया सरल अनुपात में? 5, तो C5। H कितना आया? 10, H 10 हो गया। O कितना आया? 1, O ये हो गया। C5H10O, ये कौन सा सूत्र आ गया आपका? मूलानुपाती सूत्र। इतनी जो सारणी आपने बनाई इससे क्या निकल के आता है? मूलानुपाती सूत्र निकल के आता है। फिर से देख लीजिए साथियों, तत्व लिखा, प्रतिशत मात्रा, परमाणु भाग, प्रतिशत बटे परमाणु भाग, आपेक्षिक अनुपात और सरल अनुपात। तत्व में ये आपको पता थे, परसेंटेज इनकी पता थी, परमाणु भाग पता होते हैं, प्रतिशत बटे परमाणु भाग निकाला। इनमें जो सबसे छोटी संख्या है, माना सबसे छोटी संख्या इधर कौन आई थी? ये वाली। तो इसका सब में भाग दे दिया, तो जब सब में भाग दे दिया तो आपेक्षिक अनुपात आ जाता है। और जब सरल अनुपात निकालोगे तो दशमलव नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो दशमलव सीधे सीधे गायब हो गया। किसी किसी में गुणा करके हटाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए 0.3 लिखा हो, अब ये 0.3 कैसे गायब होगा? दशमलव कैसे इसका हटाएंगे? तो आप इसमें अगर 3 का गुणा करा दें तो ये कितना हो जाएगा? 0.9, और 0.9 को आप 1 मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 3.3 लिखा होता, तो 3 का गुणा कराते तो ये 9.9 आ जाता, 9.9 को आप क्या लिख देते? 10। तो इसका दशमलव गायब हो गया 3 का गुणा कराने से। तो 3 का गुणा आपको यहाँ भी करना पड़ता, 3 का गुणा यहाँ भी करना पड़ता। तो इस प्रकार से ये दशमलव हटा देते हैं। मूलानुपाती सूत्र, C कितना आया? 5, H कितने आया? 10, O अकेला। ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे? मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद मूलानुपाती भाग निकालेंगे। इससे आप क्या निकालेंगे? मूलानुपाती भाग। कैसे आप निकालिएगा? कार्बन का भाग मतलब परमाणु भाग कितना होता है? 12, तो 12 गुणा 5 कार्बन है, प्लस H का कितना होता है? 1,
1 गुणा H कितने हैं आपके 10 प्लस O अकेला है और O का होता कितना 16, तो 12 पंचे 60 प्लस 10 प्लस 16 कितना हो गया 86। ये हो गया मूलानुपाती भार, मतलब ये जो सूत्र निकाला था आपने मूलानुपाती सूत्र, इसका भार इतना आ गया। आपको सवाल में दिया है अणुभार, देखिए आणविक द्रव्यमान 86 है। आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया अणुभार, कितना हो गया 86 दिया है। तो यहां से निकालेंगे n बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती भार, तो 86 बटे 86, n का मान कितना आ गया 1। अब आप निकालेंगे अणु सूत्र, अणु सूत्र इसी को आप लोग कहते थे आणविक सूत्र। तो अणु सूत्र कहिए चाहे आणविक सूत्र होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र, n का मान 1 है, मूलानुपाती सूत्र ये था C5H10O, 1 का गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो C5H10O ये आपका हो गया अणु सूत्र। अगर n का मान यहाँ 2 आ जाता तो यहाँ आप कितना लिखते 2, और जब 2 का इधर गुणा कराते तो यहाँ 2 का गुणा 5 में होता, तो 2 पंचे 10 लिखना पड़ता, 2 का गुणा यहाँ होता तो 20 आ जाता है यहाँ, और 2 का गुणा यहाँ होता तो यहाँ 2 आ जाता। कहने का मतलब जो भी संख्या होगी उसका संख्या में आप गुणा करा देंगे। 1 है तो 1 का गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 आ जाता तो 2 का नीचे गुणा करा देते लिख देते, 3 आता तो 3 का गुणा करा देते। तो इस प्रकार ये आणविक सूत्र या अणु सूत्र आ गया। यहां तक सवाल जो था वो सिर्फ इस सूत्र को निकालने के लिए दिया गया था। अब आगे देखिए, आगे ये जो सूत्र आया है आपको जानकारी होगी एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, एस्टर, इन सभी के सामान्य सूत्र होते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र आप लोगों को जानकारी होगी CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्कोहल और ईथर दोनों का सामान्य सूत्र एक ही होता है CnH2n+1OH। इसी सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इस H को इसी में शामिल कर दीजिए, तो CnH2n+2O। एल्डिहाइड और कीटोन का होता है CnH2nO, अम्ल और एस्टर का होता है CnH2nO2। ये सामान्य सूत्र है। ये वाला जो सूत्र आया आपका, अब इनसे आप तुलना करिए कि आखिर ये क्या हो सकता है। एल्केन हो सकता है, तो एल्केन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो है, उसमें O नहीं होता। एल्कीन, एल्काइन नहीं हो सकते। तो इसमें तुलना करके आपको चेक करना है कि ये आखिर क्या हो सकता है। तो अगर आप गौर करें तो ये मैच करता है, अगर तुलना करने के दौरान CnH2nO से तुलना करिए तो n का मान 5 रखिए, तो 5, अगर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और ये O अकेला बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब ये किसका सूत्र है, तो ये सूत्र किसका है, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो इसका मतलब इसकी 2 संभावनाएं हैं, या तो ये एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, या कीटोन। ये वाला जो सूत्र है मैच किया एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य सूत्र से, तो या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या ये कीटोन हो सकता है। अब उसके लिए आगे सवाल पढ़िए, लिखा है यह यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। मतलब टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है साथियों, Ag2O, और आपने
एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया करता है, कीटोन टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, वीक ऑक्सीडाइजर होता है। तो दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण ये कीटोन से क्रिया नहीं करता। क्रिया किससे करता? एल्डिहाइड से। फिर से देखिएगा सवाल, टॉलेन अभिकर्मक क्रिया किससे करता है? एल्डिहाइड से, कीटोन से नहीं करता। तो वो क्या बोल रहा है? टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। इससे तो क्रिया हो जाती है, इससे क्रिया नहीं होती, तो लिखा भी है अपचयित नहीं करता। इसका मतलब कीटोन होगा, ये वाला जो सूत्र है वो किसका होगा? कीटोन का, एल्डिहाइड का नहीं होगा। बात समझ में आ गई? टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करता है और किस में बदल देता है? अम्ल में। लेकिन वही टॉलेन अभिकर्मक कीटोन से क्रिया नहीं करता, मतलब अपचयित नहीं करता। तो लिखा भी अपचयित नहीं करता, तो पता चल गया ये क्या हो गया? कीटोन। आगे, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ योगज यौगिक देता है। योगज का मतलब होता है योगात्मक। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका सूत्र क्या होता है? NaHSO3। तो कीटोन इससे क्रिया करता है। क्रिया तो दोनों करते हैं, एल्डिहाइड भी करता है, कीटोन भी करता है। लेकिन ये पहले पता चल गया कि ये वाला सूत्र एल्डिहाइड नहीं होगा, क्या होगा? कीटोन, उसकी भाषा पढ़ने से। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तथा धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है। ये जो कीटोन है आयोडोफार्म क्रिया भी देता है। आपने पढ़ा होगा एसीटोन CH3COCH3 आयोडोफार्म क्रिया देता है। जब I2 और NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो CHI3 बनाता है आयोडोफार्म। तो जो कीटोन है वो आयोडोफार्म क्रिया देता है। तो यहाँ तक बात सही है कि ये कीटोन आयोडोफार्म क्रिया देता है। आगे पढ़ा, प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल देता है। तो देखिए, प्रबल ऑक्सीकरण पर क्या बनाता है? एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल देता है। जब आपको ये पता चल गया साथियों ये कीटोन है, तो कितने कार्बन का कीटोन? 5 कार्बन का। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब यहां पर कीटोन होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? CO। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, कोई कहेंगे वो इधर लगा दीजिए तो ये बन गया CO, कोई कहेगा नहीं इधर लगाइए ये बन गया CO। बाकी तो H लगाएंगे। इधर कितने H? 3, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 बॉन्ड बन गया, तो टोटल कितने हो गए? 4। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे इधर पे इसके तो 4 बन गए, 2 3 4, इधर पे CH3, ऐसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। इसकी 2 संभावनाएं हैं यहाँ पर कीटोन की, या तो आप इधर CO बना सकते हैं या आप इधर CO बना सकते हैं। कोई कहे इधर लगाइए, तो अगर इधर आपने O लगा दिया तो ये यही वाली स्थिति बन जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही है। अब उसके लिए ये दिया है, प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल बनाता है। एथेनोइक अम्ल में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। और प्रोपेनोइक अम्ल में कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन। अब आप इसको देखिए, अगर आप इसको देखते हैं पहले वाले को, तो इसमें इतना अम्ल अगर बनाएगा 1 2 3 4 कार्बन आ जाएंगे, मतलब ब्यूट आना चाहिए। और इतना अगर अम्ल बनाएगा तो 1 कार्बन आएगा। कह क्या रहा है वो? ऑक्सीकरण, प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल बनाता है, मतलब 2 कार्बन का एथेनोइक अम्ल होगा CH3 COOH, और 3 कार्बन का प्रोपेनोइक अम्ल होगा, मतलब CH3 CH2 COOH। आप इसको देखिए, इतना जो है ये बनाएगा, 3 कार्बन हो गए तो 3 कार्बन का अम्ल बन जाएगा। और अगर इतना देखें तो 2 कार्बन का अम्ल बन जाएगा। तो कहता है संभाव्य यौगिक की संरचना लिखिए। तो आप खुद चेक कर लीजिए इन दोनों में से आपका आंसर सही कौन सा है। तो ये वाला आंसर तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ कितने कार्बन आ जाएंगे? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन तो बोल नहीं रहा है, तो यहाँ 1 2 3 तो ये प्रोपेनोइक अम्ल बना देगा, और 1 2 तो ये एथेनोइक अम्ल बना देगा। इसका मतलब है ये आंसर से नहीं होगा। आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? ये नाम लिखना हो तो 5 कार्बन,
पेंट सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। सिंगल बॉन्ड कहाँ देखा जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। और CO इसका नाम होता है ओन, पेंटेनोन। कितने पर है? 1 2 3 या 1 2 3, तो पेंटेनोन 3 ये नाम हो गया। ये उसकी संरचना हो गई, तो संभाव्य यौगिक की संरचना। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।